नमस्कार, सुबह के 10 बज चुके हैं और हम हाजिर हैं लेकर हमारे ये खास शो न्यूज़ एट 10। कई बड़ी खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। मैं हूं शहला निगार। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। संसद के बजट सत्र का आज चौथा दिन। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जारी रहेगी चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लोकसभा में चर्चा का देंगे जवाब। नई दिल्ली में आज गृह मंत्रालय की अहम बैठक। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति की होगी समीक्षा। गृह मंत्री अमित शाह करेंगे बैठक की अध्यक्षता। विधानसभा चुनाव के लिए राजधानी तैयार। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग की तैयारियां अंतिम दौर में। कल 70 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज संगम पर करेंगे पूजा। भूटान नरेश आज पहुंचेंगे प्रयागराज। महाकुंभ में अब तक 37.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किया स्नान। और भारत की पहली आधिकारिक यात्रा पर एससीओ के महासचिव नुरलान यरमेकबायेव क्षेत्रीय सहयोग, सुरक्षा, व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ाने पर होगी चर्चा। शुरुआत में सबसे पहले बात संसद के बजट सत्र की। बजट सत्र के चौथे दिन आज लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर शुरू हुई चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। विभिन्न पार्टियों के सांसद इस चर्चा में शामिल होंगे। वहीं आज शाम 5 बजे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर अपना जवाब देंगे और इसके साथ ही लोकसभा में विभिन्न स्थायी समितियों से जुड़े प्रतिवेदन पेश किए जाएंगे। राज्यसभा की कार्यवाही की अगर बात करें तो उच्च सदन में भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर शुरू हुई चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। विभिन्न राज्यसभा सांसद इस चर्चा में शामिल होंगे। साथ ही साथ राज्यसभा में विभिन्न स्थायी समितियों से जुड़े प्रतिवेदन पेश किए जाएंगे। दोनों सदनों में प्रश्नकाल के दौरान सांसद विभिन्न मंत्रालयों से अहम प्रश्न पूछेंगे। संसद में बजट सत्र के दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा के दौरान दिए गए अपने बयानों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी ने चीन, एससी, एसटी और ओबीसी, महाराष्ट्र में वोटर बढ़ने, मेक इन इंडिया फेल, बेरोजगारी समेत 6 मुद्दों पर बवाल मच गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कल लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा के दौरान आरोप लगाया कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चीन के प्रवक्ता से भी ज्यादा पड़ोसी देश की तारीफ की है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला पोस्ट है, इसलिए जो भी तर्क रखे भविष्य में भी कोई भी नेता प्रतिपक्ष होगा तो बात को गंभीरता से रखने का प्रक्रिया जो है हमेशा चलते रहना चाहिए। नहीं तो इसको श्रीमान राहुल गांधी को आज हम छूट देंगे तो कल को आकर के कोई भी नेता प्रतिपक्ष कुछ भी बात बोलेंगे और निकल जाएंगे। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसलिए जो बात रखे 6 पॉइंट्स को वो ऑथेंटिकेट जरूर करना चाहिए, अन्यथा जो उचित कार्रवाई है चेयर की ओर से करना चाहिए। किरेन रिजिजू ने कहा कि भारत की संसद के अंदर राहुल गांधी ने जिस तरह से चीन का गुणगान किया, ऐसा मैंने पहले कभी नहीं सुना। चीन का प्रवक्ता से भी ज्यादा चीन का तारीफ आज नेता प्रतिपक्ष ने इस सदन में किया। और दूसरी बात, नेता प्रतिपक्ष उसी पार्टी से आता है, इसलिए मैं कह रहा हूं 1959 में और 1962 में जितना जमीन हमारा देश का जमीन, चाहे वो लद्दाख हो चाहे अरुणाचल प्रदेश में हो, कहीं भी हो, 1959 और 1962 में जितना जमीन चीन ने कब्जा किया है उसके लिए श्रीमान राहुल गांधी माफी मांगना चाहिए।
भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने चर्चा के दौरान कहा कि कांग्रेस को ये बताना चाहिए कि उन्होंने आचार्य कृपलानी के साथ क्या किया। कृपलानी ने नेहरू के पंचशील सिद्धांत का विरोध किया कि आप तिब्बत को चीन के साथ जाने पर मजबूर कर रहे हो। आचार्य कृपलानी, सभी को जानने वाला सवाल है। आचार्य कृपलानी कांग्रेस के बड़े नेता थे। उनकी वाइफ सुचेता कृपलानी जो है उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री भी बनी। कांग्रेस पार्टी से आचार्य कृपलानी ने इस्तीफा क्यों दिया? यह देश को जानने वाला सवाल है। जब पंचशील के समझौते पर हिंदी चीनी भाई भाई के नाम पर जब नेहरू ने पंचशील एग्रीमेंट साइन करने का विचार किया तो आचार्य कृपलानी ने कांग्रेस में उनका विरोध किया। उन्होंने कहा, आप देश को बेच रहे हो, आप तिब्बत को उसके साथ जाने के लिए मजबूर कर रहे हो, आप हमारे ऊपर एक दुश्मन को पैदा कर रहे हो और ये चलने वाला नहीं है और एक दिन चाइना हमारे ऊपर अटैक करेगा। इस गांधी परिवार ने नेहरू जी के नेतृत्व में आचार्य कृपलानी को ही कांग्रेस से बाहर कर दिया। साथ ही साथ सदन में कांग्रेस की राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी और लोकसभा के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव भी आ सकता है। दरअसल दोनों ने बजट सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर कमेंट किया था। भाजपा ने इसे अपमानजनक बताया था। संवाददाता ऋषि कुमार जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ऋषि, क्या कुछ खास रहने वाला है, अहम रहने वाला है आज? क्योंकि हम जानते हैं जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देंगे, और उसके अलावा क्या कुछ खास रहने वाला है? देखिए, अगर आज संसद की कार्यवाही की बात करें तो दोनों ही सदनों में जो प्रश्नकाल और शून्यकाल है, उसके बाद जैसे कि हम जानते हैं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जो चर्चा है वो आगे बढ़ेगी। और हमने देखा था कल देर रात तक यह चर्चा चली, यानी कि काफ़ी समय चर्चा का जो तय किया गया था वो पूरा किया जा चुका है। अब जो छोटी पार्टियों के अधिकांश जो नेता हैं उनको बोलना है और यहाँ पर चर्चा का जवाब आना है। लेकिन जिस तरीके से कल दोनों ही सदनों में दोनों सदनों के नेता प्रतिपक्ष ने अपनी अपनी बात रखी, लेकिन ऐसे में लोकसभा में जो राहुल गांधी का जो भाषण था उसको लेकर जो उन्होंने चीन को लेकर जो बातें कही और उनकी इतनी तारीफ कर दी कि सत्ता पक्ष उन पर चीन का प्रवक्ता होने का आरोप लगा रहा है और यहाँ तक कह रहा है सत्ता पक्ष के जो सांसद हैं और जो मंत्री हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई तक होनी चाहिए, क्योंकि आप जो भारत की जो विदेश नीति है आप उसके खिलाफ बोल रहे हैं, आप भारत के हितों के खिलाफ बोल रहे हैं। इस तरीके के जो तमाम आरोप हैं ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से कल चर्चा के दौरान उनके ऊपर लगा दिए गए। तो ऐसे में उनके लिए अब आज जो चर्चा का जब जवाब आएगा, प्रधानमंत्री उनके जवाब देंगे, तो ऐसे में उनके ऊपर और ज़्यादा हमले होंगे। तो मुझे लगता है कांग्रेस के लिए आज असहज होने का दिन हो सकता है, क्योंकि चीन को लेकर हमेशा जो कांग्रेस के रणनीतिकार हैं पुराने, वो बचते रहे हैं इस पर किसी भी तरीके के बयानबाजी को लेकर, क्योंकि 1959 और 62 के बीच में जो हुआ और उस समय जो भारत की नीति को लेकर नेहरू की जो नीतियां थी चीन को लेकर, उसकी जो असफलता का जो दायित्व नेहरू पर आया, ऐसे में उन सब चीज़ों से कांग्रेस बचती नजर आई थी हमेशा से। लेकिन कल चीन को लेकर जिस तरीके से उसका गुणगान करना, वो उसकी आर्थिक नीतियों का गुणगान करना, और हम जानते हैं कि चीन की जो नीतियां हैं उसके वजह से भारत को तमाम जो आर्थिक गतिविधियां हैं उसके वजह से नुकसान भी हुआ है। हमारे ऐसे तमाम एमएसएमई के जो सेक्टर्स हैं जहां पर चीन का जो तमाम सामान है वो यहां पर डंप किया जाता है, इसकी वजह से हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचता है। ऐसे में चीन की तारीफ करना, उनके लिए गुणगान करना, ये आरोप जो सत्ता पक्ष की ओर से उनके लिए मुझे लगता है कि ऋषि, किरेन रिजिजू ने तो यहां तक कहा कि भारत की संसद के भीतर राहुल गांधी ने जिस तरह से चीन का गुणगान किया है ऐसा उन्होंने कभी सुना नहीं। कहीं ना कहीं राहुल गांधी अपने दिए बयान में खुद घिरते हुए नजर आ रहे हैं, उन्हें इसका जवाब देना होगा। हाँ बिल्कुल, देखिए अब चूंकि वो अपना भाषण दे चुके हैं, अब ऐसे में क्या बीच में जब ये जवाब आएगा ऐसे में क्या उनकी कोई प्रतिक्रिया हो सकती है या मीडिया में कोई प्रतिक्रिया वो दे सकते हैं अपनी तरफ से। लेकिन इतना ज़रूर है कि आज सत्ता पक्ष उनको हर बिंदु पर घेरने की कोशिश करेगा। कल ही उन पर हमला कर दिया गया कि आप एक प्रवक्ता की तरह बात कर रहे हैं और भारत के हितों के खिलाफ बात कर रहे हैं, और संसद के अंदर आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आपको अपनी जिम्मेदारियों का पालन करना चाहिए।
तो ये जो तमाम चीज़ें हैं आज संसद में मुझे लगता है खबरों में रहने की संभावना है। ऐसे में जो प्रश्नकाल है, जैसे कि हम जानते हैं कि तमाम मंत्रालयों के प्रश्नों के जवाब सूचीबद्ध है, ऐसे में कृषि मंत्रालय से संबंधित महत्वपूर्ण जो जवाब है शायद उसमें भी आज कुछ खबर बन सकती है। जी, इसके अलावा जिस तरह से सोनिया गांधी और पप्पू यादव ने बजट सत्र के दौरान जिस तरह से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर जो कमेंट किया, उस पर भी उनके खिलाफ भी एक्शन हो सकता है। देखिए, इसमें अभी ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से कहा गया है कि वो उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेके आएंगे, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं कि जो उनका प्रिविलेज का जो मोशन है उनके खिलाफ प्रिविलेज का मामला बनता है, उसका प्रस्ताव अगर लेके आते हैं तो ऐसे में मुझे लगता है उनके लिए दिक्कत हो सकती है। हालांकि कल ही तमाम सांसदों ने, बीजेपी के सांसदों ने उनकी इस बात का निंदा की थी जो उन्होंने राष्ट्रपति पर कमेंट किया था और साफ कहा कि एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति का सम्मान कांग्रेस को शायद करना नहीं आता है। तो उनके लिए भी आज देखना होगा कि ये जो प्रिविलेज मोशन है इसको लेकर क्या कुछ गतिविधि बनती है और चेयर उसे किस तरीके से एक्सेप्ट करती है। निश्चित तौर से आज मुझे लगता है कांग्रेस के लिए मुश्किलों भरा दिन है संसद के अंदर। क्या कहेंगे कि क्या लगता है कि आज जो है सुचारू रूप से सदन चलेगी या कुछ गतिरोध होने के आसार नजर आ रहे हैं? देखिए, चर्चा तो अब दोनों ही सदनों में चल रही है। गतिरोध की तो मुझे उम्मीद नहीं है कि गतिरोध हो, लेकिन संसद में जिस तरीके से होता है तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो बीच में ही उठ जाते हैं, तो ऐसे में कहना बड़ा मुश्किल होता है कि क्या प्रेडिक्शन है। लेकिन जिस तरीके से हमने देखा है राज्यसभा में जो कार्य स्थगन प्रस्ताव के नोटिस दिए जाते हैं अलग अलग बिंदुओं को लेकर, कल भी हमने देखा था कि 9 प्रस्ताव आए थे जिसको कि सभापति ने खारिज किया था। कहा था कि जो अप्रोप्रिएट मैनर में कोई भी नोटिस न होने की वजह से उसको खारिज किया जाता है। तो ऐसे में हमने देखा कि कल गतिरोध को मिला था। विपक्ष ने जो कुंभ में सदन से वॉकआउट, सभा में लगातार प्रश्नकाल के दौरान नारेबाजी भी होती रही। तो देखना होगा कि आज शून्यकाल और प्रश्नकाल के समय क्या रणनीति रहती है, क्योंकि इस दौरान ही गतिरोध होने की संभावना सबसे ज्यादा। चलिए, आप अपनी नजर बनाकर रखिए ऋषि। ज्यादा जानकारी के लिए आगे भी आपसे संपर्क करेंगे। फिलहाल धन्यवाद ये तमाम अपडेट हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जम्मू कश्मीर में सुरक्षा की स्थिति की समीक्षा करेंगे, जहां पर हाल के दिनों में आतंकवाद की कुछ घटनाएं हुई हैं। अमित शाह आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति की वस्तु स्थिति और आतंकवादियों के खिलाफ चल रहे अभियानों पर चर्चा करेंगे। ये समीक्षा बैठक दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में हुए आतंकवादी हमले के एक दिन बाद हो रही है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के इस बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। दिल्ली में कल 70 सदस्यों वाली विधानसभा के चुनाव को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए सभी प्रबंध किए जा रहे हैं। मतदान कल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। इस दौरान 1,56,00,000 से अधिक मतदाता 699 प्रत्याशियों के भाग्य का निर्णय करेंगे। विधानसभा की सभी 70 सीटों पर कल 1.5 करोड़ से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। विभिन्न राजनीतिक दलों के कुल 699 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 603 पुरुष और 96 महिला उम्मीदवार हैं। वोटों की गिनती 8 फरवरी को होगी। निष्पक्ष और पारदर्शी मतदान के लिए चुनाव आयोग और प्रशासन पूरी तत्परता के साथ सक्रिय है। मतदान को लेकर पुलिस ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मतदान की सुरक्षा के लिए
200 से अधिक अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां तैनात की गई हैं। साथ साथ बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान भी तैनात हैं। मतदाताओं को प्रलोभन देकर मत को प्रभावित ना किया जा सके, इसके लिए कड़ी निगरानी हो रही है। मादक पदार्थ और गैर कानूनी चीजों की आवाजाही पर प्रशासन की पैनी नजर बनी हुई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग को सी विजिल ऐप के जरिए 7,500 शिकायतें मिली हैं, जिनमें कार्रवाई करते हुए 99% शिकायतों का समाधान किया गया है। 2,780 एफआईआर दर्ज की गई हैं और 220 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त किया गया है। इनमें 88 करोड़ की ड्रग्स, 81 करोड़ रुपए की कीमती धातु की चीज और 39.87 करोड़ नगद प्राप्त हुए हैं। और खबरों में बढ़ेंगे आगे। आपको बता दें, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष फिलेमोन यांग आज से भारत के दौरे पर रहेंगे। फिलेमोन यांग 8 फरवरी तक भारत की आधिकारिक यात्रा करेंगे। अपनी यात्रा के दौरान राजधानी दिल्ली और बेंगलुरु का दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान यांग का लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के साथ साथ भविष्य के समझौते सहित प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर भारत के साथ बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करना होगा। भारत में रहते हुए फिलेमोन यांग द्विपक्षीय बैठकें करेंगे, जिसमें भारत के राष्ट्रपति के साथ शिष्टाचार मुलाकात और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से चर्चा शामिल है। भारत दौरे से पहले फिलेमोन यांग ने कहा कि भारत ने पिछले दशक में उल्लेखनीय परिवर्तनों का अनुभव किया है। उन्होंने कहा कि भारत यात्रा में उन्हें ये देखने का अवसर मिलेगा कि कैसे डिजिटल और तकनीकी नवाचार ने इन बदलावों को बढ़ावा दिया। साथ साथ उन्होंने कहा कि उनकी यात्रा वैश्विक दक्षिण में सतत विकास को आगे बढ़ाने में सूचना साझा करने तथा क्षमता निर्माण के महत्व को भी उजागर करेगी। शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के महासचिव नुरलान यरमेकबायेव भारत की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर दिल्ली पहुंच चुके हैं। महासचिव नुरलान यरमेकबायेव आज से 7 फरवरी तक भारत के दौरे पर रहेंगे। अपनी यात्रा के दौरान यरमेकबायेव साउथ ब्लॉक में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से और हैदराबाद हाउस में विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह से मुलाकात करेंगे। यरमेकबायेव भारतीय विश्व मामलों की परिषद को भी संबोधित करेंगे। अपने आगमन पर वो राजघाट पर पुष्पांजलि भी अर्पित करेंगे। इससे पहले 16 अक्टूबर को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस्लामाबाद में 23वीं एससीओ परिषद के शासनाध्यक्षों की बैठक के दौरान भारत के योगदान को उजागर करने वाले 8 परिणाम दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए थे। और अब बात करेंगे दिव्य भव्य महाकुंभ की। तो प्रयागराज में महाकुंभ का आज 23वां दिन है। कल बसंत पंचमी के अवसर पर अमृत स्नान के मौके पर कल 2,57,00,000 श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। अब तक कुल 37,54,00,000 श्रद्धालुओं ने महाकुंभ के दौरान स्नान किया। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संगमनोज, अक्षयवट और हनुमान मंदिर में दर्शन एवं पूजन करेंगे, जिसके बाद वे डिजिटल महाकुंभ एक्सपीरियंस सेंटर सेक्टर 3 का भ्रमण करेंगे। महाकुंभ में स्नान के लिए उमड़ी भीड़ और व्यवस्था पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पैनी नजर है। कल अमृत स्नान के अवसर पर सुबह से ही निगरानी कर रहे थे। भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक आज कुंभ जाएंगे। कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में भूटान नरेश से मुलाकात की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल महाकुंभ पहुंच सकते हैं। महाकुंभ पर सरकार कड़ी निगरानी रख रही है। वसंत पंचमी के अमृत स्नान के बाद प्रयागराज शहर और मेला क्षेत्र में वाहनों की एंट्री बंद कर दी गई है। वीवीआईपी पास भी रद्द कर दिए गए हैं। निगरानी के लिए हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं। 2,750 सीसीटीवी से मॉनिटरिंग हो रही है। श्रद्धालुओं को अपने वाहन शहर के बाहर पार्किंग में खड़े करने होंगे। पार्किंग से वो शटल या फिर बस से या पैदल ही घाटों तक पहुंच सकेंगे।
बड़े और छोटे वाहनों की पार्किंग अलग कर दी गई है। महाकुंभ मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं, स्नानार्थियों एवं साधु संत महात्माओं और कल्पवासियों के सुगम आवागमन और सुरक्षित स्नान के लिए व्यापक पुलिस प्रबंध किए गए हैं। सुरक्षा को लेकर पूरे मेला क्षेत्र में विभिन्न स्थानों के महत्वपूर्ण स्थलों, प्रत्येक चौराहे, तिराहे, पॉन्टून पुलों, अखाड़ों के मार्गों और स्नान घाटों पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था है। और अयोध्या में पर्यटकों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की जा रही है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने संसद में बताया है कि श्री राम मंदिर निर्माण के बाद अयोध्या में धार्मिक पर्यटन में काफी वृद्धि हुई है। आंकड़ों के अनुसार अयोध्या में पर्यटकों की संख्या 2020 के 60 लाख से बढ़कर 2024 में 16 करोड़ से अधिक हो गई है। पिछले साल 22 जनवरी को भव्य आयोजन के साथ अयोध्या में श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। उत्तर प्रदेश की अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए भी 5 फरवरी को ही मतदान होगा। सोमवार को मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टियों की रवानगी हो गई। विधानसभा क्षेत्र में 255 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 3,70,000 से अधिक मतदाता 10 प्रत्याशियों की चुनावी किस्मत का फैसला करेंगे। पुलिस, पीएसी और पैरामिलिट्री फोर्स के साथ ही मतदान शांतिपूर्वक संपन्न कराने की पूरी तैयारी है। 8 फरवरी को वोटों की गिनती होगी। 5 तारीख को मिल्कीपुर विधानसभा का बाई इलेक्शन का चुनाव होना है, तो उस संबंध में हमारी और पुलिस की क्या तैयारी है, प्रशासन और पुलिस की, इस संबंध में बताने के लिए ब्रीफिंग रखी गई थी। और इसके साथ साथ कुछ ऐसे बिंदु थे जिनको क्लियर करना हमारे वोटर्स के लिए भी ज़रूरी था कि एक बार बीच में बात आई थी कि वोटर पर्ची कम बट रही है, तो उस संबंध में मैंने स्पष्ट किया कि वोटर पर्ची ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है कि उसके बिना कोई आके वोटिंग ना कर पाए। हमारे इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन के हिसाब से 12-14 ऐसे डॉक्यूमेंट है, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, वोटर ID कार्ड है, और इसके अलावा भी बहुत सारे फोटो आइडेंटिटी कार्ड है, अपने उसका ऑफिशियली कोई ID कार्ड होगा, तो वो सब लेके वो बूथ पे आ सकते हैं और अपने जो उसकी वोटर लिस्ट है उसमें से देख के अपना वोट डाल सकते हैं। 414 बूथ हैं हमारे और इसमें 50% पे वेबकास्टिंग है और इसके अलावा माइक्रो ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति की गई है। हमारी FSC SST टीम जो है वो MCC और इस तरह की जो दूसरी चीज़ें हैं उनको अनुपालन कराने के लिए क्षेत्र में पूरी तरह से भ्रमणशील है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पर खबरों का सफर जारी है। देखते रहिए DD न्यूज़। मुथूट फाइनेंस पेश करते हैं गोल्ड लोन मेला। गोल्ड लोन लेने पर और कस्टमर रेफर करने पर पाइए सुनहरा मौका, लाखों के गिफ्ट वाउचर जीतने का, साथ ही साथ जीतें आप 24 कैरेट खरा सोना। गोल्ड लोन लेने के लिए आज ही मुथूट फाइनेंस की ब्रांच में जाइए या फिर कॉल कीजिए 1-800-313-1212। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 10। आपको बता दें, तेलंगाना विधानसभा के विशेष सत्र में आज जातिगत सर्वेक्षण पर चर्चा होगी, जिसे सरकार सदन में पेश करेगी। विधानसभा और विधान परिषद जातिगत सर्वेक्षण रिपोर्ट पर चर्चा करने के बाद केंद्र से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण बढ़ाने का आग्रह करने वाला एक प्रस्ताव पारित करेंगे। विशेष सत्र से पहले राज्य मंत्रिमंडल की बैठक होगी, जिसमें जाति सर्वेक्षण पर सहमति दिए जाने की उम्मीद है। इस बीच सरकार एक सदस्यीय न्यायिक आयोग को भी विधानसभा में पेश करेगी, जिसने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप अनुसूचित जातियों के A, B, C और D में उप वर्गीकरण के बारे में कैबिनेट उप समिति को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। वहीं विपक्षी BRS पार्टी ने सरकार पर जाति सर्वेक्षण के संचालन में खामियों का आरोप लगाया है और मांग की है कि रिपोर्ट का अध्ययन करने के लिए समय दिया जाए। तेलंगाना सरकार के राज्य में कराए गए जातिगत सर्वे के डेटा में मुस्लिम अल्पसंख्यकों को छोड़कर अन्य पिछड़े वर्ग की आबादी 46.25% है, जो राज्य की कुल 3.70 करोड़ जनसंख्या का सबसे बड़ा हिस्सा है।
और आपको बता दें कि आज विश्व कैंसर दिवस है। इस दिन खास तौर पर लोगों को इस बीमारी के प्रति जागरूक करने का कार्य किया जाता है। इसी क्रम में कैंसर की बीमारी से जीत चुकी और अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे ने लोगों को इस बीमारी के प्रति सजग रहने और कैंसर हो जाने पर समय पर इलाज कराने की सलाह दी है। Today on World Cancer Day, I want to talk about a harsh reality. Cancer affects millions of lives every year, and late detection often makes treatment a daunting challenge. Early detection is crucial in the fight against cancer, but for many, access to quality healthcare has been a significant barrier. That's why initiatives like Ayushman Bharat are game changers. By providing accessible and affordable healthcare, countless families can now seek timely cancer treatment and, crucially important, early detection. The impact is real. Financial barriers are being broken and people are gaining the confidence to fight cancer. Let's continue to raise our voices for better cancer care and strive for a healthier tomorrow. Together, we can make a difference. और अमेरिका का एक मिलिट्री प्लेन प्रवासियों को भारत भेज रहा है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये जानकारी अमेरिका के एक ऑफिसर ने दी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने इमिग्रेशन एजेंडे को पूरा करने के लिए सेना की मदद ले रहे हैं, जिसमें अमेरिकी मैक्सिको सीमा पर अतिरिक्त सैनिक भेजना, प्रवासियों को देश से बाहर करने के लिए मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स का उपयोग करना और उन्हें ठहराने के लिए सैन्य अड्डे खोलना शामिल है। बताया ये जा रहा है कि C-17 विमान प्रवासियों को लेकर भारत के लिए रवाना हो चुका है। पेंटागन ने एल पासो, टेक्सास और सैन डिएगो, कैलिफोर्निया में अमेरिकी अधिकारियों द्वारा पकड़े गए 5000 से अधिक अप्रवासियों को देश से बाहर करने के लिए फ्लाइट्स भी देना शुरू कर दिया है। अब तक मिलिट्री प्लेन से प्रवासियों को ग्वाटेमाला, पेरू और होंडुरास तक पहुंचाया गया है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आगे आप देखेंगे न्यूज पंच। मेरी सहयोगी कृतिका के साथ मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।